everyone, I am C.S. Khandapal and I welcome you to my YouTube channel. तो guys, I am back with another video in this revision series जिसका नाम है डायरेक्ट टैक्स स्मार्ट रिविजन। तो guys, अब हम पढ़ने वाले हैं TDS के रेट्स। ये कहीं भी सब्स्टिट्यूट नहीं है पढ़ाई का, आपको TDS चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ना है। बस हम इसमें रेट्स याद करने वाले हैं जो आपको प्रिपरेशन में हेल्प करेगा एंड एग्जाम के एक दिन पहले बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। और पहले भी बहुत सारे बच्चों को बहुत हेल्प हुई है इससे एंड बहुत अच्छे फीडबैक आए मुझे पहले वीडियो पे, इसलिए मैं फिर से ये वीडियो बना रहा हूँ। ये May 21 के अमेंडेड है पूरा। ये जो नोट्स है या प्रिंट करा सकते हैं, ये नोट्स का आपको जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है सेक्शन 192A। 192A क्या होता है? PF का अक्यूमुलेटेड बैलेंस, ठीक है। PF का जब अक्यूमुलेटेड बैलेंस विड्रॉ होता है तब लगता है सेक्शन 192A, ठीक है। 192 सेक्शन काय का होता है? सैलरी का होता है, ठीक है। तो 192 सैलरी में A लगा दिया तो काय का होगा? एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ PF, ठीक है। तो A फॉर एक्यूमुलेटेड, ठीक है। तो A से एक्यूमुलेटेड आ गया, ठीक है। अब रेट कितना रहेगा इसका? 10% रेट रहेगा, ठीक है। अगर पेन प्रोवाइड नहीं किया गया है तो MMR से लग जाएगा, ठीक है। सिर्फ इधर MMR है ना, बाकी जगह पेन नहीं मिलता है ना तो 20% रहता है, ठीक है। सिर्फ यहाँ MMR है। अब इसमें दो कंडीशन है, हम देखते हैं। सर्विस 5 साल से कम है या 5 साल से ज़्यादा है। अगर 5 साल से ज़्यादा है ना तो कोई TDS नहीं कटता, ठीक है। अगर 5 साल से कम है तो हम देखते हैं अमाउंट एक्सीड 50K कर रहेगा, 50,000 से ऊपर अमाउंट रहेगा तो TDS एप्लीकेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो क्या क्या देखना है आपको? सर्विस 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सर्विस 5 साल से कम होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट 5 साल से कम हुई तो फिर हम लिमिट देखेंगे कितनी है TDS की, मतलब अमाउंट कितना पे हुआ है। तो 50,000 पे हुआ है, तो 50,000 पे हुआ मतलब हमारा TDS 50,000 से ऊपर पे हुआ है तो TDS एप्लीकेबल होगा। अगर 50,000 से कम हुआ है तो TDS एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो सेक्शन 192A हो गया। A का एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ PF, ठीक है। आपका 192A खत्म हो गया। अब नेक्स्ट सेक्शन आता है 194I, ठीक है। तो हम ठहरे CA स्टूडेंट्स, हम रहते हैं बहुत सारे हमारे लोग हॉस्टलाइट्स हैं एंड फ्लैट पे रहते हैं। तो जैसे ही किसी ने बोला रेंट कौन देता है तो आप क्या बोलोगे? मैं देता हूँ। कौन देता है रेंट? मैं देता हूँ। मैं मतलब मैं देता हूँ या मैं देती हूँ। तो रेंट कौन देता है? मैं फॉर आई, मतलब मैं है आई के लिए, ठीक है। तो गाइस मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये लिमिट्स बोलो, ये जो टेक्निक्स है ये थोड़ी सी स्टूपिड लग सकती है बट ये टेक्निक्स बहुत हेल्पफुल है। पिछले एग्जाम में बहुत बच्चों को हेल्प हुई है एंड मोर देन 5,500 व्यूज है इस पुराने वीडियो पे, इस टॉपिक पे, एंड सबको बहुत हेल्प हुई है इससे। तो आप भी ये लिमिट्स, मतलब ये लिमिट्स याद रख सकते हैं मेरे स्टूपिड ट्रिक से। बट ये स्टूपिड साउंड करेगी तो प्लीज़ माफ़ कर देना मुझे, ठीक है। तो रेंट कौन देता है? मैं देता हूँ, 194I, ठीक है। अब आप बोले कितना काटेंगे उस पर TDS? मैं बोलूँ 10% काट लेंगे, बट 10% से बिल्डिंग केस में काटूंगा मैं। प्लांट एंड मशीनरी रहेगा तो 2% ही काटूंगा। क्यों? क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी छोटी रहती है, ठीक है। बिल्डिंग कितनी बड़ी रहती है, प्लांट एंड मशीनरी कितना छोटा रहता है। तो प्लांट एंड मशीनरी में 2% ही काटूंगा, बिल्डिंग में 10% काट लूंगा, ठीक है। इसमें लिमिट है अगर नो TDS है इफ एग्रीगेट रेंट इज लेस देन 2,40,000। क्या लिमिट है इसकी? अगर एग्रीगेट रेंट पूरे साल भर में आपका 2,40,000 से कम है तो कोई भी TDS नहीं कटेगा, ठीक है। TDS एप्लीकेबल ही नहीं है। अब नेक्स्ट है सेक्शन 194C, C फॉर कॉन्ट्रैक्टर। 194C, C फॉर कॉन्ट्रैक्टर। अब इंडिविजुअल HF के केस में 1% है, अदर्स के केस में 2% है। अब ये ऐसा क्यों है? रेंट पे जब हम रेंट दे रहे हैं तो रेंट पे अपन ने 10% काटे, तो अब अपने को 194C में ही बोला गया कि आप 10% काटो। तो हम बोलेंगे कि हम 194C में TDS जरूर काट रहे हैं पर हम C फॉर C नहीं है, हम C फॉर CA हैं। हम C नहीं है, हम CA हैं, ठीक है। तो हम कॉन्ट्रैक्टर के पेमेंट में इतना TDS नहीं काटेंगे, हम 1-2% ही काटेंगे। क्या करेंगे? हम 1-2% ही काटेंगे। कितना काटेंगे? 1-2% ही। तो 1% इंडिविजुअल HF केस में और अदर केस में 2%, ठीक है। इंडिविजुअल HF को हम सिर्फ 1% देंगे, अदर रहेंगे तो हम 2% दे सकते हैं, 1-2%, ठीक है। नो TDS इफ सिंगल पेमेंट इज लेस देन इक्वल टू 30,000 एंड एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग FY इज लेस देन 1 लाख। क्या बोला मैंने? नो TDS if single payment is less than 30,000 and aggregate amount during FY is less than 1 lakh, ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 194J। अब J किसके लिए? प्रोफेशनल फीस के लिए है। तो प्रोफेशनल लोग कौन रहते हैं? डॉक्टर्स रहते हैं, इंजीनियर्स रहते हैं, CS रहते हैं। तो डॉक्टर्स लोग आजकल क्या कर रहे हैं गाइस? देखो कितना जनहित में काम कर रहे हैं। हम CS कितना जनहित में काम कर रहे हैं। अभी इतना कोविड है फिर भी डॉक्टर्स लोग दिन रात आप लोग के पीछे मेहनत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं अपनी जान जोखिम में डाल के। तो जनहित ही तो है।
ठीक है। सीए लोग ऑफिस चालू है, सीए लोग का काम एसेंशियल में आ गया है, तो ये क्या है, सब जनहित के लिए हो रहा है ये, ठीक है। तो जे फॉर जनहित प्रोफेशनल, ठीक है। अब इसमें ना रेट है, नॉर्मल केस में 10% है और कॉल सेंटर के रेट में केस में 2% है, ठीक है। इसमें कुछ अमेंडमेंट, अच्छा ये ब्लू से जो मैंने लिखा हूँ ना, ये अमेंडमेंट का केस है सब, ठीक है। बाजू जो मैं ब्लू से लिखा हूँ, जो बाजू में सर आपने रेट क्या लिख के रखा है, तो बताता हूँ बेटा, पहले जे पढ़ा दूँ फिर बताऊँ, ठीक है, जे पढ़ा के बताता हूँ। तो 194J में क्या होता है, कॉल सेंटर के रेट में केस में 2% एंड अदर्स केस में 10%, ठीक है। अब इसकी सेक्शन अपन कंडीशंस पढ़ते हैं। नो TDS इफ फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस, FTS, रॉयल्टी एंड नॉन कम्पीट फीस इज लेस देन इक्वल टू 30,000। अगर 30,000 से कम रहा तो TDS नहीं लगता है, ठीक है। एंड अब जो 30,000 की लिमिट है, ये किस चीज में एप्लीकेबल नहीं है, कमीशन सिटिंग फीस पेड टू नॉन एग्जीक्यूटिव या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ठीक है। अगर इनको कुछ फीस पे की गई, कमीशन पे किया किसको, नॉन एग्जीक्यूटिव या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, तो इस केस में कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, ठीक है। अब इसमें ना सेक्शन थोड़ा अमेंडमेंट हुआ है। क्या हुआ है कि दो चीजें हैं, FTS फीस फॉर टेक्निकल सर्विस और रॉयल्टी। अगर आप फीस फॉर टेक्निकल सर्विस नॉर्मली दे रहे हो ना, तो अब 2% ही लगेगा TDS। बट अगर फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस बीइंग अ प्रोफेशनल सर्विस रहेगी तो 10% कटेगा। क्वेश्चन में से दिया रहेगा FTS बीइंग अ प्रोफेशनल सर्विस, अगर ऐसा दिया रहे तो 10% है, नॉर्मल केस में 2% है, ठीक है। वैसी रॉयल्टी है, रॉयल्टी में नॉर्मली 10% है, बट फिल्म के केस में, सेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स के केस में 2% है। 2% कहाँ का है 194J में, एक तो कॉल सेंटर, सेकंड है FTS फॉर नॉर्मल पीपल 2% है, मतलब सब नॉर्मल केस में 2% ही FTS, बट अगर बीइंग अ प्रोफेशनल सर्विस रहा है तो 10% है। और रॉयल्टी के किस केस में, अगर फिल्म वाले केस में, सिनेमाटोग्राफी फिल्म के केस में है, उस केस में 2% है, बाकी केस में 10% है, ठीक है। 194J हो गया। अब यहाँ भी लिखा है इस सेक्शन में भी हर जगह रेट कितने हो जाएंगे, 3/4 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब जगह 3/4 हुए रेट, तो 3/4 क्या है सर ये, तो ना अभी नया सेक्शन आया अमेंडमेंट के थ्रू, क्या है वो 197B आया है। वो क्या बोलता है, ये कोरोना के कारण आया है। क्या हुआ है कि इस डेट, मतलब कौन सी डेट में, 14/5/20 से लेकर 31/3/21 तक TDS रेट जो रहेंगे ना, वो 3/4 रहेंगे, ठीक है। हर सेक्शन में कौन से सेक्शंस में रहेंगे, बहुत सारे सेक्शन है। क्या बोला मैंने, 14/5/20 से लेकर 31/3/21 तक जो रेट्स रहेंगे ना, वो 3/4 रहेंगे, ठीक है। तो 3/4 सेक्शंस कौन से एप्लीकेबल है, तो सर इसमें बहुत सारे सेक्शंस है, 184(3), 4, 4A, 4C, 4D। सर इतने सेक्शन याद कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक लिस्ट बनाई, नेगेटिव लिस्ट, जिस केस में नॉट एप्लीकेबल है। कौन से केस में नॉट एप्लीकेबल है, 192, 192A, 194B, 194BB, 194E, 194N एंड 194LB। अब ये कौन सा सेक्शन है सर, हमको तो नहीं पता है, पता चलेगा बेटा, अभी अपन पढ़ेंगे ना सेक्शंस पूरे एक बार, फिर इस पे वापस आएंगे, तब हम देखेंगे इसमें एप्लीकेबल है कि नहीं। तो अब जहां जहां एप्लीकेबल है वहां मैंने ना ब्लू से बाजू में ऐसा रेट लिख दिया हूँ, देखो रेट लिख दिया हूँ 3/4 करके, ठीक है। तो आपको अभी रेट तो नॉर्मली याद करना है, बट ये याद करना है सेक्शंस में, बाकी में 3/4 अपन बाद में कर देंगे। रेट अगर आप 3/4 रेट याद करने जाओगे तो याद ही नहीं होगा वो, तो रेट आपको नॉर्मली याद रखना है, बस अपन 3/4 कर देंगे उसको, ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन आता है 194H। H क्या है, कमीशन ब्रोकरेज का। H फॉर क्या होता है, हफ्ता। क्या होता है, हफ्ता। हफ्ता कितना लगता है, कितना लगता है, बताओ बताओ बताओ, 5% लगता है, 5%, ठीक है। 5% हफ्ता है, मतलब 5%, 5% हफ्ता, सिंपल। लिमिट कितनी, 15,000, एकदम सिंपल सिंपल रखा हफ्ते का इन लोगों ने, 5% 15,000, ठीक है। हफ्ता मतलब कमीशन ब्रोकरेज। अब डिट्टो सेम सेक्शन है 194D, 194G। डी क्या है, इंश्योरेंस कमीशन, और जी है लॉटरी सेल कमीशन। जी फॉर गैम्बलिंग, लॉटरी सेल कमीशन। डी फॉर इंश्योरेंस कमीशन, इंश्योरेंस। डी क्या है सर, डी फॉर डिफॉल्टर। अब कुछ इंश्योरेंस एजेंट बहुत डिफॉल्टर होते हैं, सब नहीं होते, मैं भी इंश्योरेंस एजेंट हूँ एक, मतलब मैं CA हूँ, बट मेरे पास है 1-2 इंश्योरेंस का काम है। तो इंश्योरेंस कमीशन में कुछ लोग होते हैं जो ठग देते हैं लोगों को, ठीक है, उनका पैसा ले लेते हैं, तो डी फॉर डिफॉल्टर। इसलिए ऐसे सिर्फ याद करने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा दिल पे मत ले लेना। 194D इंश्योरेंस कमीशन एजेंट जो डिफॉल्टर होते हैं 194D, और जी होता है गैम्बलिंग के लिए। अब जो लॉटरी सेल कमीशन का है सिर्फ जी ना, लॉटरी सेल कमीशन गैम्बलिंग, इसमें लॉटरी विनिंग्स में मत चले जाना, लॉटरी विनिंग्स अलग सेक्शन है, ठीक है, उसका अलग सेक्शन है, सिर्फ लॉटरी सेल कमीशन का है गैम्बलिंग, ठीक है। तो क्या है, 194H पढ़ा आपने, हफ्ता, 5%, 5% सेम का है डी और जी में, इंश्योरेंस कमीशन, लॉटरी सेल कमीशन में, ठीक है। इसका भी 3.75% हो जाएगा, 3/4, ठीक है। अब क्या हुआ गाइस
ये जो सी जे और एच है, सी जे एच किसको एप्लीकेबल होता है, किसको होता है पता है आपको? बताता हूँ, चलो आप ऊपर चलो इधर। ये ना सी जे एच आई और ए, आई अपन पढ़ने वाले हैं आगे, 194 आई, 194 आई, 194 ए, 194 एच, 194 जे एंड 194 सी। ये 5 सेक्शंस जो है इनके लिए कुछ लोग हैं उनको एप्लीकेबल होता है। कौन से? फर्स्ट है एसएससी अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ। किन लोग को होता है? एसएससी अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ। सेकंड होता है ऐसे इंडिविजुअल एचयूएफ जिनका लास्ट ईयर टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है और प्रोफेशन के इसमें ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है। ठीक है, अब सर ये क्या है सर सेक्शन, ऐसा कुछ याद आ रहा है हमको सर? कुछ याद आ रहा है? हाँ बेटा, पहले क्या सेक्शन था इसके केस में कि जो इंडिविजुअल एचयूएफ का दिया रहता है ना, उसका अपन लास्ट ईयर में वो ऑडिट में है कि नहीं ये देखते थे। बट इस साल से क्या हुआ है, ऑडिट की लिमिट चेंज हो गई है, एक 5 करोड़ की लिमिट भी आई ऑडिट में। तो उस केस में आप क्या किया है, टीडीएस में जो 5 सेक्शन है एच आई जे ए सी, 5 सेक्शन को अमेंड कर दिया है, उसमें लेके आ गया, ऑडिट वाला पॉइंट हटा दिया है। उसकी जगह क्या बोल दिया है कि टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है आपका पिछले साल, और अगर ग्रॉस रिसीट प्रोफेशन केस में 50 लाख से ज्यादा है, तो ये दोनों केस में आपको टीडीएस काटना पड़ेगा ये 5 सेक्शन में। ठीक है, कौन से? एच आई जे ए सी, हाई चेक। ठीक है, अब पर ना अपन पढ़ेंगे कौन से आई और ए बाद में पढ़ेंगे। अपन ने कौन से पढ़े अभी? सी पढ़े कॉन्ट्रैक्टर का, जे पढ़े काय का प्रोफेशनल फीस का, और एच पढ़े हफ्ता कमीशन का। ठीक है, तो अब ये सी प्रोफेशनल फीस, कॉन्ट्रैक्टर प्रोफेशनल फीस, कमीशन ब्रोकरेज। अब 3 सेक्शन में क्या हो रहा था, ये उनको ही लग रहा था जिनका 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है, वो सब लोग को लग रहा था। ठीक है, अब गवर्नमेंट का मन हुआ कि उनको बाकी लोग को भी लगाना है। ठीक है, कुछ लोगों को लगाना है बाकी में से जिनने साल भर में 50 लाख से ऊपर अमाउंट पे किए। ठीक है, तो क्या हुआ, गवर्नमेंट का मन हुआ, तो ये सेक्शन कहाँ से आया? मन से आया है। 194M कहाँ से आया? सेक्शन 194M मन से आया है। थोड़ा स्टूपिड है गाइस, प्लस पर प्लीज याद बहुत अच्छे से हो जाएंगे इससे। कहाँ से आया? 194M मन से आया है। 5% रेट है इसमें। अब कौन काटेगा इसमें सेक्शन? अब जो कॉन्ट्रैक्टर प्रोफेशनल फीस और कमीशन ब्रोकरेज है, जिनका 1 करोड़ से ज्यादा है, वो तो अपने रिस्पेक्टिव सेक्शन में काट ही लेंगे। बट इंडिविजुअल एचयूएफ जो अंडर सेक्शन 194C, 194J एंड 194H में कवर नहीं होते, वो लोग ही काटेंगे यहाँ पे टीडीएस। कौन से बोला मैंने? ऐसे इंडिविजुअल एचयूएफ जो 194C, 194J, 194H में कवर नहीं होते, मतलब जिनका पिछले साल 1 करोड़ से कम है टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट 50 लाख से कम है इन केस ऑफ प्रोफेशन, वो लोग कवर होते हैं। अब किसका कटेगा? कोई भी रेसिडेंट पर्सन कटेगा। ठीक है, लिमिट क्या रहेगी? अगर एग्रीगेट अमाउंट पे हुआ है मोर देन 50 लाख इन द ईयर, अगर 50 लाख से ज्यादा पे किया है आपने, तो इस केस में टीडीएस कटेगा। कहाँ सेक्शन आया? ये मन से आया है, 194M। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन है 194B, लॉटरी पजल। तो मुझे बताओ कि लॉटरी जब लगती है आपकी, तो आपको जो 10-20 रुपये कैशबैक मिलता है, उसको लॉटरी बोलते हो क्या आप? नहीं बोलते। 100 रुपये का आता है कैशबैक कभी कभी, उसको लॉटरी बोलते हो क्या? नहीं बोलते। तो लॉटरी किसको बोलते हैं? जब अमाउंट बड़ा होता है। लॉटरी हमेशा बड़ी लगती है ना, 1-2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, ऐसी लॉटरी लगती है ना। तो बड़ी लॉटरी, बी फॉर बड़ी लॉटरी, लॉटरी पजल्स के जो रहते हैं ना, उसका टीडीएस करता है 194B में 30% से, लिमिट है 10,000। वैसी है हॉर्स रेस का जो घोड़ा दौड़ता है ना, भाग 194BB, बीबी फॉर भाग। अपन बोलते हैं ना भाग भाग, ऐसे बोलते हैं ना, सॉरी। तो इनके लिए होता है, हॉर्स रेस के लिए होता है ये 194BB, बीबी फॉर भाग। ठीक है, इसमें भी रेट 30% है, लिमिट है 10,000। अब देखो बी और बीबी, इसमें वो ब्लू से कुछ नहीं लिखा है सर, यहाँ क्यों नहीं लिखे? ये नेगेटिव लिस्ट में आएगा अपनी, इसमें वो 197B एप्लीकेबल नहीं रहेगा, इस पर 3/4 रेट नहीं रहेगा। ठीक है, बेसिकली जो वो 3/4 रेट वाला आया है ना, वो निर्मला जी ने क्यों लेके आई है? क्योंकि वो चाहती है कि अब जो लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है, ठीक है, तो टीडीएस कट के आता है तो पैसा कम हो जाता है, तो टीडीएस कम कटेगा तो पैसा लोगों के हाथ में ज्यादा आएगा, इसलिए बस वो सेक्शन आया है 197B। ठीक है, पर लॉटरी और जिनको हॉर्स रेस में जो पैसा लगा रहा है, उनको वो जरूरत ही नहीं है पैसों की कुछ, इससे तो पैसा लगा रहे हैं, उड़ा रहे हैं ना पैसा बेसिकली वो, इसलिए वहां पे वो नहीं आया। 197B सेक्शन उसमें एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है सेक्शन 194E, पेमेंट टू एनआर स्पोर्ट्समैन एसोसिएशन एंड एंटरटेनर, ई फॉर एंटरटेनर, 194E, ई फॉर एंटरटेनर, 194E, ई फॉर एंटरटेनर। कितना %? 20%। ठीक है, अब इसका सेक्शन आप 115BBA पढ़ लेना एनआर चैप्टर में जाके, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप फिर छोड़ दोगे। मैं चाहता हूँ आप जाओ और सेक्शन पढ़ो ये अच्छे से एनआर चैप्टर में। ठीक है,
नेक्स्ट सेक्शन है 195। अब 195 क्या है सर? इतने सेक्शन हो गए सर रेसिडेंट के लिए, 194, 4, 4, 4, 4, 4, थक गए हम। एक एनआर के अलग सेक्शन बनाओ। एनआर बोलते हैं हमारे लिए सेक्शन अलग से बनाओ ना, इसमें बीच में मत डालो हमको। तो उनके सेक्शन अलग बना दिया सीरीज के बाहर 195, ठीक है। पेमेंट मेड टू एनआर और फॉरेन कंपनी। अब किस केस में, किस रेट में कटता है? रेट इन फोर्स पे कटता है। रेट इन फोर्स क्या होता है? ये हर साल फाइनेंस एक्ट में आता है रेट इन फोर्स, ठीक है। अब किस केस में टीडीएस एप्लीकेबल होगा? एक बार बताओ, लॉजिकल सी बात है कि अगर एनआर और फॉरेन कंपनी को जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो अगर टैक्सेबल होगा इंडिया में, उस केस में ही टीडीएस कटना चाहिए, ऑब्वियसली उसी केस में टीडीएस कटेगा, ठीक है। और अगर डीटीए जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है, उसमें रेट्स अगर लोअर दिए हुए हैं तो वो लोअर रेट अप्लाई हो जाएंगे। तो अपन देखेंगे रेट इन फोर्स और डीटीए में लोअर कौन से रेट है वो रेट अप्लाई होंगे, ठीक है। 195 पेमेंट टू एनआर, ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन आया, अभी नया सेक्शन आया, ये भी मतलब पहले से था पर अभी ज्यादा एप्लीकेबल हो गया। 194 टीडीएस ऑन डिविडेंड, ठीक है। टीडीएस ऑन डिविडेंड पहले लगता नहीं था पर अब लगने लगा है, अब काटने लगी। अब पैसा टीडीएस डिविडेंड टैक्सेबल होता है ना इंडिविजुअल्स के हाथ में, तो अब टीडीएस काटना पड़ेगा कंपनी को। कौन काटेगा? डोमेस्टिक कंपनी काटेगी। किसका काटेगा? रेसिडेंट पर्सन का। कितना परसेंट? 10%, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें कुछ कंडीशंस है। अगर पेमेंट मेड बाय कैश रहा है, अगर कैश से पेमेंट हो रहा है डिविडेंड का, तो कोई भी लिमिट नहीं है। क्या? डिविडेंड अगर कैश से पेमेंट हो रहा है तो कोई भी लिमिट नहीं है। बट एनी मोड अदर देन कैश में हुआ तो 5000 से कम अमाउंट पे कोई भी टीडीएस नहीं है, और 5000 ज्यादा अमाउंट पे टीडीएस एप्लीकेबल है। क्या बोला मैंने? पेमेंट मेड बाय अगर कैश में रहा तो कोई भी लिमिट नहीं है, पर अगर एनी मोड अदर देन कैश है तो 5000 से कम में कोई भी टीडीएस नहीं है, 5000 ज्यादा में टीडीएस एप्लीकेबल है, ठीक है। अब 193 सेक्शन पढ़ते हैं हम, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अब देखो मुझे बताओ, एक बार आप 3 बना के देखो, ठीक है। जब 3 बनाओगे तो ये एस बनता है ना, बना कि नहीं एस? बहुत स्टूपिड है, सॉरी। तो ये एस जो है ये है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का, समझ लो। 3 बनाते हैं ना अपन ऐसा, तो ये एस बनता है। तो ऐसे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इस पर रेट पड़ता है 10%। अब टीडीएस 2 केस में नहीं है, अगर इंटरेस्ट पेबल है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को, या फिर इंटरेस्ट पे हुआ है एलआईसी जीआईसी केस में, ठीक है। तो इस केस में इंटरेस्ट नहीं लगता, इसमें टीडीएस नहीं लगता। कौन सा है? 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 3S, ठीक है। अब है 194A। अब 193 में क्या पढ़ा आपने? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तो 194A में क्या लगेगा? ए से आता है अलग वाला इंटरेस्ट, सिक्योरिटीज को छोड़ के जो ऊपर अपने पढ़ा उससे अलग इंटरेस्ट है, ये अलग वाला इंटरेस्ट। ए 194A अलग वाला इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इस पे भी रेट 10% ही है, और अभी 14/5/20 से लेकर 31/3/21 तक 7.5% हो जाएगा। लिमिट कितनी है? नॉर्मल केस में 5000 लिमिट है इसकी, पर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस केस में 40,000 लिमिट है, और 50,000 सीनियर सिटीजन में, ठीक है। नॉर्मल क्या लिमिट बोला मैंने? 5000 की थ्रेशोल्ड लिमिट है इसकी, बट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस के केस में कितनी है? 40,000 नॉर्मल लोगों के लिए, 50,000 सीनियर सिटीजन के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है 194DA, मैच्योरिटी प्रोसीड्स ऑफ LIP। अब क्या होती है? जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी प्रोसीड्स होती है वो किसी भी इंसान की क्या होती है? वो उसकी दौलत होती है। क्यों? एकदम आखिरी में मिलती है ना भाई, दौलत ही इतने साल से उन्हें जमा किया है, क्या है? दौलत है उसकी। तो 194DA, DA फॉर दौलत, मैच्योरिटी प्रोसीड्स ऑफ LIP, ये 5% टीडीएस कटता है इस पे। और किस अमाउंट पे कटता है? ऑन इनकम कंपोनेंट। अब सर इनकम कंपोनेंट क्या होता है? इनकम कंपोनेंट होता है मैच्योरिटी लेस प्रीमियम पेड, मतलब मैच्योरिटी पे जो अमाउंट मिला आपको और जो इतने साल में आपने प्रीमियम पे किया है उससे वो माइनस करेंगे, जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिला है, जो इनकम कंपोनेंट आया है उसमें, उस पे ही टीडीएस कटता है बस, ठीक है। अब नो टीडीएस इफ अमाउंट इज लेस देन 1 लाख। 1 लाख से कम रहा तो क्या ही टीडीएस काटोगे सर? 1 लाख से कम, इतना कम तो अमाउंट मिला है वैसे ही मैच्योरिटी पे, उस पर टीडीएस काटोगे तो क्या बचेगा उसके हाथ में, ठीक है। और दूसरा, इफ सम इज रिसीव्ड ऑन डेथ ऑफ इंश्योर्ड, तो दोनों केस में टीडीएस नहीं लगता। अब है 3 सेक्शन, IA, IB, IC। अब तीनों इमूवेबल प्रॉपर्टी के ध्यान रखो, ठीक है। तो IA क्या है? सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इसलिए कोई वो नहीं है मेमोरी टेक्निक ना, IA इमूवेबल प्रॉपर्टी याद रख लेना है, याद ही होना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 194 IA क्या है? सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। 194 IA कितना परसेंट? 1%। भैया इमूवेबल प्रॉपर्टी कितना महंगा बिकता है, लैंड बिल्डिंग कितनी महंगी बिकती है, ठीक है। तो उस पर टीडीएस ज्यादा नहीं रख सकते, 1% रखना पड़ेगा। तो अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तो उस पर नहीं कटता टीडीएस, ठीक है। कंसिडरेशन अगर 50 लाख से कम है तो भी टीडीएस नहीं लगेगा, मतलब 50 लाख या उससे ज्यादा की अगर कंसिडरेशन है तो ही टीडीएस कटेगा। और लैंड आपने बेचा 50 लाख है, उसके ऊपर का बिल्डिंग बेची, तो उस केस में टीडीएस कटता है 1% और मोर से, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 194 IB। IA क्या था? सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी।
अब टीडीएस ऑन रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है ये IB, ठीक है। कितना रेट है 5%, अगर पैन नहीं रहा तो 20%, 206 AA में रहता है। और डिडक्शन नॉट टू एक्सीड रेंट फॉर लास्ट मंथ, मतलब ये आखिरी मंथ पे कटता है टीडीएस, बट जो टीडीएस कटता है वो लास्ट मंथ के रेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नो टीडीएस इफ रेंट इज लेस देन 50,000 पर मंथ, ठीक है। इस सेक्शन में रेंट नहीं लगेगा अगर 50,000 से कम रेंट है तो ये सेक्शन 194 IB अच्छे जाके पढ़ लेना, इसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ लिमिट याद करा रहा हूँ, पर सेक्शन क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ये पेपर में आता है जनरली। नेक्स्ट सेक्शन है 194 IC। IC क्या है? कंसिडरेशन फॉर एग्रीमेंट एज पर सेक्शन 45(5)A। ये 45(5)A क्या है सर? ये है जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। तो IC का सर क्या है, कैसे याद रखेंगे इसको? तो IC से याद रखो इंदिरा कॉलोनी, याद रखो इंदिरा कॉलोनी। इंदिरा कॉलोनी में आपको फ्लैट मिला, किस उसमें? जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में। सेक्शन है 194 IC। 10% रेट से लगता है TDS, और अगर कंसिडरेशन काइंड में है तो कोई भी TDS नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 194 LA, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब गवर्नमेंट आई आपके पास, आपको बोली ला प्रॉपर्टी, ला तेरी जबरदस्ती मांग रही है आपसे, जल्दी ला के दे। बोले सर मैं नहीं दूंगा, नहीं लाना पड़ेगा, ला जल्दी ला। तो क्या की गवर्नमेंट ने? पूरी ला, तो LA, ठीक है। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी 194 LA, ला, ऐसे बोलती है ना गवर्नमेंट, उन्हें ऐसे नहीं बोलती, बट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इससे क्या होता है? 194 LA कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। 10% ऑफ सेल प्राइस TDS कटता है। अगर 2.5 लाख से कम अमाउंट है TDS नहीं कटेगा। रूरल या अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है तो भी TDS नहीं कटेगा, उसका अगर एक्विजिशन हुआ तो TDS नहीं कटेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन है 194 K। ये नया सेक्शन आया है, TDS ऑन इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स। अब गवर्नमेंट बोलिए नया सेक्शन ला रहे हैं हम लोग, ओके लाओ जो करना करो। क्या बोले अपने? ओके ओके को अपन क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? अपन टेक्स्ट मैसेज में क्या बोलते हैं? के। तो 194 K गवर्नमेंट बोली हम TDS ला रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स, हम बोले के लाओ, हमको क्या करना है? हमको लगता ही नहीं है। तो TDS इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स कौन काटेगा? UTI म्यूचुअल फंड काटेगा। किसका कटेगा? रेजिडेंट पर्सन काटेगा, ठीक है। 10% से कटेगा। नो TDS इज पेमेंट इज अप टू 5,000 इन ईयर। 5,000 से कम अगर पेमेंट है तो TDS नहीं कटेगा। नेक्स्ट सेक्शन है 194 LB, TDS ऑन इंटरेस्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। अब जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड होता है इस पर TDS करता है 5%, या NRFC का है उनको काटता है। कौन काटता है इसका? इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड काटता है। किसका कटेगा? NRFC कटेगा। सेक्शन याद कर लेना भाई, ये मैं याद नहीं कर रहा, मेरे को खुद ही अच्छे से याद नहीं होता। ये 194 LB क्या होता है याद ही नहीं होता। LB क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड का है, नहीं याद होता, 5-6 बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा ये, ठीक है। अब नेक्स्ट 2 सेक्शन इंपॉर्टेंट है 194 N और 194 O, ये इसमें अमेंडमेंट भी है, इसके बाद अपना कवर खत्म कर लेंगे, ठीक है। 194 N क्या होता है कि TDS ऑन कैश विड्रॉल इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़। आप बैंक के पास गए, बैंक को आपने बोले कि हमको कैश विड्रॉल करना है, हम कैश विड्रॉल कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं सर? अभी ये इसको मिला के 1 करोड़ से ऊपर हो जाएगा। तो बैंक क्या बोलता है? हम नहीं देंगे। क्या बोला बैंक ने? हम नहीं देंगे। नहीं देंगे का N, 194 N, ठीक है। स्टूपिड लग रहा है ना? कोई बात नहीं, याद कर लो, पेपर में आया था क्वेश्चन 194 N का ना पिछले बार। नहीं देंगे। अब लिमिट क्या है इसकी? 1 करोड़ है। इसकी दूसरी लिमिट भी होती है 20 लाख भी, वो कब होती है बताता हूँ, ठीक है। तो TDS ओनली एप्लीकेबल ऑन एक्सेस अमाउंट ओवर एंड अबव लिमिट। मतलब मान लो आपने 1 करोड़ 20 लाख विड्रॉल किया है, तो सिर्फ जो 20 लाख है ना एक्स्ट्रा वाला, उस पर TDS एप्लीकेबल होगा, पूरे 1 करोड़ पे नहीं होगा, पूरे 1 करोड़ 20 लाख पे नहीं होगा। अब अलग अलग बैंक के लिए अलग अलग लिमिट चेक करेंगे। मतलब मान लो आपके एक अकाउंट में 3 बैंक है, तीनों से आपने 50-50 लाख निकाला, तो 1.5 करोड़ मान लेंगे, उसको लिमिट मानेंगे। बट आपके एक अकाउंट है आपका SBI में, एक अकाउंट है आपका HDFC में, एक अकाउंट है आपका इधर, तो उस केस में आपका लिमिट तीनों से अगर 50-50 लाख निकाला तो तीनों में नहीं कटेगा, ठीक है। तो अलग अलग बैंक का अलग लिमिट रहेगी उसकी। अब नेक्स्ट आता है, अगर SSC ने प्रीसीडिंग 3, अब ये 20 लाख वाला केस जो है वो क्यों आया है, वो कि ये बोलता है, सुनो एक बार अच्छे से, अगर SSC ने प्रीसीडिंग 3 प्रीवियस ईयर जिनकी ड्यू डेट 139(1) की एक्सपायर हो गई है, क्या बोला मैंने? ये प्रीवियस ईयर छोड़ के पिछले 3 प्रीवियस ईयर जिनकी ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1) एक्सपायर हो गई है, वो 3 प्रीवियस ईयर के अगर रिटर्न्स फाइल नहीं किए तो लिमिट 20 लाख जाएगी। क्या बोला मैंने? ये ईयर छोड़ के, ये ईयर छोड़ दो, इस ईयर के पहले तीसरे 19-20 का भी तो नहीं होगा ना। 19-20 का क्या डेट 31 जुलाई होती है,
21 की, सॉरी 20-21 की जो डेट ऑफ रहेगी अपनी 31 जुलाई 21 रहेगी, तो डेट तो रह गई। तो जो पहले के प्रीवियस ईयर है इसके, वो 3 प्रीवियस ईयर, उसमें ड्यू डेट एक्सपायर हो गई जिसकी 131 की, ठीक है। उस केस में अगर आपने 3 प्रीवियस ईयर के रिटर्न फाइल नहीं किए हैं तो उस केस में आपकी लिमिट कितनी रहेगी, 20 लाख रहेगी, ठीक है। अब इसे चेक कैसे होता है, बैंक कैसे चेक करेगा ये, तो ये बताऊंगा, पूरा पढ़ लेते सब बताऊंगा। मतलब आप हो सकता है ये पेपर, ये वीडियो एग्जाम के लास्ट डे देख रहे हैं, इसलिए वो लास्ट में बताऊंगा, तो उसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है, पर लास्ट में याद दिलाना बताऊंगा। अब नेक्स्ट सेक्शन होता है 194O, नहीं दोस्तों सुनो, ठीक है, 20 लाख लिमिट रही ना, तो 20 लाख से 1 करोड़ के ऊपर 2% लगेगा और अबव 1 करोड़ 5% लगेगा, ठीक है। और 194N में ना वाला सेक्शन नहीं एप्लीकेबल है, 197B वाला, कौन सा, 3/4 वाला एप्लीकेबल नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन है 194O, TDS ऑन पेमेंट बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब ई कॉमर्स ऑपरेटर जो TDS पे करता है, अभी जो बड़े बड़े टीचर्स, जो भी आपके टीचर्स हैं जिनके आप लेक्चर्स खरीदते हो, अब ये लेक्चर्स बेचते हैं कोई वेबसाइट के थ्रू, ठीक है। तो जब वेबसाइट उनको पेमेंट करती है तो TDS काट के पे करेगी। वेबसाइट क्या हो गई, ई कॉमर्स ऑपरेटर हो गई, ठीक है। जैसे अमेजोन है, अमेजोन बुक्स बेचती है बहुत सारे टीचर्स की, तो वो TDS काटेगी 1% से, किसका, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट का, कौन, जो अपने टीचर्स है उनका, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जब भी अपन पैन नहीं देते हैं ना 206AA में, तो पैन जाने होता है 20% रेट होता है, आपको पता है। बट इस केस में अगर पैन नहीं दिया है तो रेट 5% रहेगा इंस्टेड ऑफ 20%। और ये सेक्शन आई 110/2020 से आई ये सेक्शन, ठीक है। तो इसमें रेट क्या रहेगा, 5% अगर पैन प्रोवाइड नहीं किया है तो। अब इसमें TDS नहीं है किस केस में, अब क्या है, जैसे मैं नया टीचर हूँ, ठीक है, अब मैं हूँ इंडिविजुअल HUF, मैं अकेले पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने अपनी अभी जो बुक्स बेचने वाला हूँ, बुक्स और लेक्चर्स, वो बेचूंगा, मान लो अमेजोन के थ्रू बेचूंगा बुक्स में, मेरी जून जुलाई में बेचूंगा बुक्स, तो अमेजोन के थ्रू बेचूंगा, तो वो मैंने बेचा, तो मेरी सेल अब मान लो शुरू में कितनी होगी, 5 लाख ज़्यादा तो नहीं होगी ना, इतनी बुक्स तो नहीं बिकेगी मेरी शुरू में, आई एज्यूम इतनी नहीं बिकेगी, पर आपका प्यार ज़्यादा रहा तो बिक भी क्या पता, तो अभी एज्यूम करो 5 लाख से ज़्यादा नहीं बिकेगी, तो 5 लाख तक का मेरा ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल सर्विसेज है, मैंने पैन आधार अमेजोन को दिया हूँ, उस केस में TDS नहीं काटेगा कि मैं छोटा टीचर हूँ अभी। तो छोटे लोग जो इंडिविजुअल HUF है, जिनका ये ऑपरेटर लिख दो, पार्टिसिपेंट रहेगा इसमें, हाँ, जिनका ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल ऑफ सर्विसेज ड्यूरिंग प्रीवाई है 5 लाख और पैन आधार फर्निश किया हुआ है, ठीक है। इंडिविजुअल HUF जिनका ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल सर्विस कितना है, 5 लाख है और पैन आधार फर्निश किया हुआ है, उनका TDS नहीं कटता, किसमें, 194O में, ठीक है। चलो अब सेक्शन 197B हो गया। अब अपन ने पढ़े तो कौन सा सेक्शन पढ़ते हैं, देखो 192 कौन सा है, सैलरी का, 192A क्या है, एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ PF, ठीक है। B क्या है, B क्या याद रखो, बड़ी लॉटरी, विनिंग्स ऑन लॉटरी, पजल्स। BB क्या है, भाग भाग, हॉर्स रेस। E क्या है, एंटरटेनर। N क्या है, नहीं देंगे, क्या, कैश विड्रॉल। LB क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड वाला। आपको सिर्फ LB याद नहीं आएगा, बाकी सब याद होंगे। तो एक बार अपन फिर से रिवाइज कर लें फट से, खत्म करने से पहले। हाँ सर करा दो रिवाइज, ठीक है। 192A क्या है, PF एक्यूमुलेटेड बैलेंस 10%, नो पेन से MMR। 5 साल से ज़्यादा सर्विस हुई तो एग्जाम, 5 साल से कम रही तो 50,000 से ऊपर अमाउंट हुआ तो TDS एप्लीकेबल। आई रेंट कौन देता है, मैं देता हूँ। बिल्डिंग पे कितना दूंगा मैं, 10%, प्लांट मशीन पे 2%। C 194C, C हूँ मैं पर C नहीं हूँ, CA हूँ पर C नहीं हूँ, तो 1-2% दूंगा। 1-2% मतलब इंडिविजुअल HUF पे 1%, अदर्स पे 2%, ठीक है। 194J जनहित में जारी, कितना देंगे, 10% नॉर्मली, 2% 3 केस में देगा, कॉल सेंटर, FTS में, अदर्स केस में नॉर्मली, रॉयल्टी में, फिल्म वाले केस में, बाकी सब 10% रहेगा। ये पढ़ लेना अच्छे से, याद नहीं होगा ये बार बार आपको, इसको लास्ट डे पढ़ के जाना, ठीक है। 194H हफ्ता कमीशन ब्रोकरेज, ठीक है, कितना, 5%, 5%, लिमिट कितनी, 15,000। सेम सेक्शन कौन से, 194D 194G। D क्या है, इंश्योरेंस कमीशन डिफॉल्टर। G गैम्बलिंग। 194M क्या है, मन से लगाया हुआ है, किसको, कॉन्ट्रैक्टर प्रोफेशनल फीस कमीशन ब्रोकरेज 5%। कौन काटेगा, जिसको CJH पे जो आते नहीं है, मतलब जिनका 1 करोड़ से और 50 लाख से कम है टर्नओवर पिछले साल या ग्रॉस रिसीट, ठीक है। कौन किसका काटेगा, एंड% कटेगा। लिमिट कितनी रहेगी, एग्रीगेट अमाउंट पेड ग्रेटर देन 50 लाख इन द ईयर, ठीक है। 194B बड़ी लॉटरी 30%, 194BB हॉर्स रेस, भाग भाग। E 194E एंटरटेनर, NR स्पोर्ट्स पर्सन एसोसिएशन एंटरटेनर 20%। 195 अलग से किसका सेक्शन है, NR का सेक्शन है, कितना, रेटिन फोर्स या DTA विच एवर इज लोअर, ठीक है।
194 किसका है? टीडीएस ऑन डिविडेंड 10%। कौन काटेगा? डोमेस्टिक कंपनी। किसका कटेगा? रेसिडेंट पर्सन का। कब कटेगा? कैश में कोई लिमिट नहीं है, एनी मोड अदर देन कैश है। तो टीडीएस अगर 5,000 से कम रहा टीडीएस नहीं कटेगा, 5,000 ज्यादा रहा टीडीएस कटेगा। ठीक है। 193(3)(s) इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। 194(a) अलग वाला इंटरेस्ट। ठीक है, 10% दोनों केस में। लिमिट कितनी है इंटरेस्ट केस में? 5,000 लिमिट है, बैंक केस में 40,000 और 50,000 सीनियर सिटीजन में। 194(d) दौलत 5% मैच्योरिटी प्रोसीजर ऑफ LIP। किस पे? इनकम कंपोनेंट पे। ठीक है। टीडीएस कम नहीं रहेगा, 1 लाख से कम रहा तो, और डेथ पे मिला तो। IA क्या है? सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कितना? 1%। IB क्या है? रेंट ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी 5%। नो पेन केस 20%। 50,000 से कम टीडीएस, 50,000 से रेंट कम रहा टीडीएस नहीं कटेगा। IC क्या है? इंदिरा कॉलोनी। क्या है ये? जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट 10%। काइंड में कंसिडरेशन रहा तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। LA क्या है? ला। क्या ला? कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी 10% ऑफ सेल प्राइस। 2.5 लाख से कम रहा टीडीएस नहीं कटेगा। रूरल या अर्बन एग्रीकल्चर में रहा तो टीडीएस कटेगा। 194K क्या है? गवर्नमेंट बोली हम लगा रहे हैं, मतलब के लगा दो। टीडीएस ऑन इनकम ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स 10%। कौन काटेगा? UTI म्यूचुअल फंड। किसका कटेगा? रेसिडेंट पर्सन का। ठीक है। नो टीडीएस इज पेमेंट इज लेस देन 5,000 इन प्रीवियस ईयर। LB क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड 5%। ये आपको याद नहीं रहेगा, याद कर लेना अच्छे से। 194N हमने पढ़ा, 1 करोड़ की लिमिट रहती है, 2% कटता है। टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल, हम जाते हैं बैंक के पास पैसे निकालना 1 करोड़ के ऊपर, तो बैंक बोलता नहीं देंगे, नहीं N। ठीक है। टीडीएस ओनली एप्लीकेबल ऑन एक्सेस अमाउंट, मतलब 1 करोड़ 20 लाख है तो 20 लाख पे रहेगा। ठीक है। अलग अलग बैंक की अलग लिमिट चेक होगी। और ये पॉइंट फिर से बोल रहा हूँ, अगर SSC ने प्रीसीडिंग 3 प्रीवियस ईयर, मतलब जिन 3 प्रीवियस ईयर की ड्यू डेट एक्सपायर हो गई है, उन प्रीवियस ईयर का रिटर्न फाइल 3 साल का नहीं किया है तो लिमिट 20 लाख हो जाएगी। ये चेक कराऊंगा ना आपको, नहीं कराता है, बाद में कराऊंगा। ठीक है, मतलब पेपर की बात करेंगे अपन, जो नॉर्मल एग्जाम है उसमें कर लेंगे, अभी पेपर के लिए पढ़ लो सीधे। 194O ये बेसिकली बता देता हूँ, इनकम टैक्स साइट पे होता है ये, वहाँ पे आपको यूटिलिटी में मिल जाएगा आपका लिमिट, नीचे 194N की लिमिट चेक करने मिल जाता है। मैं चेक करके बताने वाला था पर मैं बाद में बता दूंगा वो। ठीक है। 194O टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है, 1%। कौन काटेगा? ई ऑपरेटर काटेगा। किसका काटेगा? ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट का। 206AA मतलब पैन प्रोवाइड नहीं किया तो कितनी रेट रहेगा? 5% रेट रहेगा। कब से आया है? 1/10/2020 से आया है। कितना? अगर टीडीएस कंपनी रहेगा, इंडिविजुअल HUF रहा, 5 लाख से कम रहा ग्रॉस सेल और पैन आधार। अब इस केस में याद रखना कि जो टीडीएस कटता है ना 1% ये ग्रॉस अमाउंट पे कटता है। मान लो अमेजोन ने मेरे लिए 20 लाख की बुक बेचा, उसमें 4 लाख कमीशन काटा, मुझे 16 लाख रुपए दिया, तो उस केस में पूरे 20 लाख पे टीडीएस काटेगा अमेजोन 1% से। ठीक है, ग्रॉस अमाउंट पे कटता है। और मान लो क्या अमेजोन से बुक खरीद रहे हो आप, पर क्या हुआ अमेजोन की पेमेंट नहीं चल रहा, आपने मुझे सीधे पेमेंट कर दिया, अमेजोन से बुक मंगा लिया। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, तो भी जो मुझे पेमेंट किया ना, जैसे मान लो अमेजोन को आपने 18 लाख पेमेंट किया, मुझे 2 लाख पेमेंट किया। ठीक है, तो ये दोनों 20 लाख पे काटना पड़ेगा आपको। जो मुझे डायरेक्टली पेमेंट मिला उसमें भी टीडीएस काटना पड़ेगा अमेजोन को। ठीक है, 2 पॉइंट है इसमें, क्या ग्रॉस अमाउंट पे कटता है, दूसरा कोई डायरेक्टली अगर उसको मिला, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को डायरेक्टली मिला पैसा, उस केस में भी जो ई कॉमर्स ऑपरेटर उसको टीडीएस काटना पड़ेगा। ठीक है, 197B के एक्सेप्शन है कुछ कुछ, किस केस में नहीं लगता है, 192, 2A, B, BB, 194E, 194N, 194LB। ठीक है, और ये हाईजैक है, HIJAC किनको एप्लीकेबल होता है, एसएससी अदर देन इंडिविजुअल HUF, और ऐसे इंडिविजुअल HUF जिनका लास्ट ईयर टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर इन केस ऑफ बिजनेस और ग्रॉस एक्सीड है 50 लाख से ऊपर इन केस ऑफ प्रोफेशन। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे आपके सेक्शन सब खत्म हो गए हैं। थोड़ा वीडियो आज लंबा हो गया क्योंकि अमेंडमेंट बहुत सारे हैं टीडीएस में, बट आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो इसको, पक्का इससे याद हो जाएंगे सब, पेपर में बहुत काम आएगा। और इस बार अमेंडमेंट्स बहुत है टीडीएस में, तो क्वेश्चन पक्का आएगा पेपर में। ठीक है, सब याद कर लेना, इस वीडियो 3-4 बार देख लेना तो याद हो जाएगा। और MCQs पे और बाकी चैप्टर्स पे वीडियोस आ रहे हैं, थोड़ा पेशेंस रखिए, एक एक करके वीडियो बनाता हूँ मैं। और क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, मुझे बहुत स्मार्टली बनाना पड़ता है ये, क्योंकि आपको सीधे समझ में आना चाहिए, याद होना चाहिए चीजें। तो बाकी चैप्टर्स वीडियो आ रहे हैं, MCQs और केस सिनेरियो पहले आएंगे वीडियोस, उसके बाद चैप्टर्स के आएंगे, क्योंकि MCQs के लिए बहुत लोग पीछे पड़े हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं, रोज मुझे मैसेज आते हैं, ऑलमोस्ट रोज आते हैं। तो MCQ पे पहले बना रहा हूँ, फिर केस सिनेरियोस, फिर बाकी चैप्टर्स। ठीक है, और PGP एडजस्टमेंट पे वीडियो आने वाला है, वो जल्दी इसलिए नहीं बना रहा हूँ ताकि आप PGP पे अच्छे से पढ़ो, वो एकदम लास्ट में काम आना चाहिए, जैसे लास्ट के 1 महीने में बनाऊंगा वो। ठीक है, उसका बड़ा वीडियो बन रहा है, बड़ा मतलब बहुत बड़ा नहीं बनेगा, 25-30 मिनट का ही रहेगा, बट उसमें एडजस्टमेंट ज्यादा कवर होंगे, मतलब और एग्जॉस्टिव हो जाएगा वो, तो पहले से ज्यादा एग्जॉस्टिव, सोचो आप क्या मजा आएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। पसंद आया वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें ऑडियो क्लिप भी डालता रहता हूँ। और क्या पसंद आया क्या पसंद
नहीं आया कमेंट करके बताइए, और बस सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।